हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। रिसर्च इन एजुकेशन में हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं पार्ट डी। पार्ट डी में भी हमने केस ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, नरेटिव रिसर्च क्या होती है, इसको डिटेल में जाना। और पिछली वीडियो में हमने केस स्टडी का पार्ट 1 पढ़ा था, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ केस स्टडी एंड टाइप्स ऑफ केस स्टडी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ केस स्टडी एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आज की वीडियो का फोकस पॉइंट ये रहेगा। इसी के साथ हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसी के साथ साथ रिसर्च इन एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। तो आप डायरेक्ट प्ले लिंक से भी जाके सीक्वेंस से, क्रोनोलॉजी से सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केस स्टडी करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो बोर्ड पे आपको कुछ स्टेप्स दिख रहे होंगे, ये स्टेप्स हैं केस स्टडी को करने के लिए। तो पहला स्टेप, जैसा है कि आपको पता है कि हमेशा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है, तो इसमें भी जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। आपको कहीं कहीं पे ये ऑब्जेक्टिव अलग स्टेप में भी दिख सकता है और कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम के साथ एंड करके भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आपको स्टेप्स को करते वक्त, स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाते वक्त आपको हमेशा अपने कॉमन सेंस का यूज करना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को ही सिलेक्ट करोगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनते हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया। प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे कि आप इस प्रॉब्लम में ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप क्या है, आपने प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर लिया और आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। उसके बाद क्या आता है, डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू सब पार्ट्स, यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करोगे। यानी आपके एक मेन पार्ट होगा प्रॉब्लम का, उस प्रॉब्लम को आप सब पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू सब पार्ट्स। उसके बाद क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड का क्या मतलब है कि जब आपने अपनी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे फील्ड का क्या मतलब है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी करनी है, या किसी इंस्टीट्यूशन की केस स्टडी करनी है, या किसी स्कूल की करनी है, या किसी कम्युनिटी की करनी है, या किसी सोशल ग्रुप की करनी है। तो इस तरीके से आपने अपनी एक फील्ड डिसाइड कर ली जो कि रिलेटेड होगी आपकी प्रॉब्लम से, तो है ना। तो आपने क्या कर लिया, एक फील्ड को डिटरमाइन कर लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ दी अपनी फील्ड कर ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द यूनिट। उसके बाद केस स्टडी क्या बात करती है, केस स्टडी वो होती है जिस पे जब हम किसी सिंगल यूनिट पे स्टडी करते हैं तो वो हमारी होती है केस स्टडी। तो अब आपने फील्ड को डिसाइड कर लिया। फील्ड को डिसाइड करने के बाद आप एक यूनिट को चूज करेंगे कि आपको किस यूनिट के ऊपर रिसर्च करनी है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ही है तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस यूनिट के ऊपर स्टडी करनी। आप सपोज अगर हम स्कूल ले लें तो आपको स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का स्टडी करनी है, या उनके करिकुलम की स्टडी करनी है, यानी किस यूनिट की स्टडी करनी है। तब आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट। उसके बाद जब आपने फील्ड का डिटर्मिनेशन कर लिया, फील्ड के डिटरमाइन करने के बाद आप यूनिट की स्टडी करेंगे। अब आपने यूनिट को भी स्टडी कर लिया। यूनिट को स्टडी करने के बाद क्या ऑप्शन स्टेप आता है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड, यानी ये आपका सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे,
आप मेथड को चूज करोगे। जैसे कि हमने केस स्टडी के बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, तो अब आपकी प्रॉब्लम को जो मेथड सूट करेगा आप वो केस स्टडी का मेथड आप चूज करेंगे। तो फिर क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड। अब आपने मेथड भी चूज कर लिया केस स्टडी करने के लिए, उसके बाद क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ केस स्टडी। उसके बाद आप सोर्सेज को ढूंढना शुरू करेंगे। जब आपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया, सोर्सेज आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल। अब देखिए यहाँ पे सोर्सेज का क्या मतलब है, जो आपका 6th स्टेप है, सोर्सेज का यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी आप केस स्टडी करेंगे उसमें जो आप डेटा कलेक्ट करोगे उसके क्या सोर्सेज होंगे। आप इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे, क्वेश्चनर के थ्रू करेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे, है ना। आप कौन से सोर्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप सोर्सेज ऑफ द केस स्टडी तय करते हैं। जब आपने सोर्सेज ऑफ द केस स्टडी तय कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल। उसके बाद आप टूल बनाएंगे। सपोज कि अगर जो आप क्वेश्चनर के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चनर बनाओगे। अगर जो आप इंटरव्यू के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर जो आप चेकलिस्ट बनाना चाहते हो तो आप चेकलिस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम्स रखोगे आप वो बनाओगे। तो क्या उसके बाद आपने क्या किया, टूल का कंस्ट्रक्शन किया। अब टूल का कंस्ट्रक्शन जब आपने कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, डेटा का कलेक्शन करोगे। तो टूल कंस्ट्रक्शन के बाद आपने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप डेटा को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, है ना, कि जो भी आपके पास डेटा निकल के आया उसको आपने एनालाइज किया, उसको फिर आपने इंटरप्रेट किया। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद फिर आप क्या करते हैं, रिजल्ट और रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये है आपके केस स्टडी के स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्या आता है, डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू सब पार्ट्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड करेंगे, यानी कि फील्ड को डिसाइड करेंगे कि आपको किस फील्ड में केस स्टडी करनी है। अब आपने फील्ड डिसाइड कर ली। फील्ड डिसाइड करने के बाद आप यूनिट डिसाइड करोगे कि आपको किस यूनिट पे स्टडी करनी है। यूनिट को डिसाइड करने के बाद फिर आप मेथड डिसाइड करेंगे। मेथड डिसाइड करने के बाद फिर आप सोर्सेज लेंगे केस स्टडी को करने के लिए। जब आपके पास सोर्सेज भी आ गए तब आपने अपना टूल बनाना शुरू किया। टूल बनाने के बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप डेटा को एनालाइज करोगे और डेटा एनालाइज करने के बाद आप उसकी रिपोर्ट लिख देंगे। तो ये है आपके स्टेप्स। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम केस स्टडी को करते हैं। तो आई होप आपको स्टेप्स इजी समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ केस स्टडी। तो सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे, देन हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। तो मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या, होलिस्टिक। जो आपकी केस स्टडी होती है ये होलिस्टिक होती है, यानी कि ये केस स्टडी में हम जब एक यूनिट पे स्टडी करते हैं तो उसके हर एक एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए क्या कहता है, केस स्टडी कैसी होती है, होलिस्टिक होती है। हर एक एस्पेक्ट की बात हम करते हैं, इसीलिए इसको एक टर्म में होलिस्टिक बोला गया है। ठीक है। देन आपका सेकंड पॉइंट है, ट्रीट सब्जेक्ट एज अ होल। यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी जो भी हमारा सैंपल होता है उसको हम एज अ होल ट्रीट करते हैं। देन हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई हुई, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ट्रायंगुलेशन भी हम केस स्टडी में करते हैं और ये इसकी एक मेरिट होती है, क्योंकि ट्रायंगुलेशन में हम अलग अलग मेथड्स का यूज करके अपने रिसर्च की, अपने डेटा की ऑथेंटिसिटी को, उसकी वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स को यूज करते हुए। तो ट्रायंगुलेशन भी क्या है, एक मेरिट है केस स्टडी की। देन हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटा कलेक्शन। जब हम बात करते हैं केस स्टडी की तो जो डेटा कलेक्शन में हम रिजिड नहीं होते हैं, डेटा कलेक्शन फ्लेक्सिबल होता है इन केस स्टडी, है ना। तो ये भी क्या है, एक मेरिट है
केस स्टडी की फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटा कलेक्शन। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है नो नेसेसिटी टू जनरलाइज टू अ डिफाइंड वाइडर पॉपुलेशन, क्योंकि जब हम एक स्पेसिफिक यूनिट पे स्टडी करते हैं वही हमारी होती है केस स्टडी। तो हम केस स्टडी में जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को हम वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते। कोई नेसेसिटी नहीं होती है कि जो रिजल्ट्स हमारे एक केस के आए हैं उसको हम वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करें। अगर जो सिमिलर कुछ मिलता जुलता केस जैसे सपोज कि आपने किसी एक स्कूल की केस स्टडी की, अब उस स्कूल से जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, जब आप किसी दूसरे स्कूल पे या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी करते हैं, अगर जो आपके रिजल्ट सिमिलर आते हैं या थोड़े बहुत भी मिलते जुलते हैं, तब आपकी जो स्टडी है वो आप उस पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई नेसेसिटी नहीं होती है केस स्टडी में कि जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स को आप जनरलाइज करें। तो ये भी क्या है, एक मेरिट है केस स्टडी की। तो सबसे पहले क्या है कि केस स्टडी होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती है। दूसरा है ट्रीट सब्जेक्ट एज अ होल, यहाँ पे सब्जेक्ट को एज अ होल ट्रीट किया जाता है, सब्जेक्ट अपने आप में संपूर्ण होता है। देन है यहाँ पे ट्रायंगुलेशन का हम यूज करते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी इन कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। देयर इज नो नेसेसिटी टू जनरलाइज योर रिजल्ट्स ऑन द वाइडर पॉपुलेशन। हमको जरूरी नहीं है कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं आप उन रिजल्ट्स को वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करें। तो ये तो हुई मेरिट्स केस स्टडी की। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स क्या है कि सबसे पहला क्या है, नो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे कॉज और इफेक्ट का हम कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्या रीजंस हैं, ऐसे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, पता नहीं लगा पाते हैं इन केस स्टडी। देन है अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल का क्या मतलब है कि जो भी आपका सैंपल है हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सैंपल आपको चाहिए हो उसको रिप्रेजेंट ना कर पा रहा हो। इसीलिए क्या है कि केस स्टडी की एक डिमेरिट भी बन जाती है कि यहाँ पे कभी कभी सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है, इसीलिए क्या बोला गया है, अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। देन है रिलायबिलिटी में भी क्वेश्चन। यहाँ पे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को क्वेश्चन, वैलिडिटी की बात ना करके हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे रिलायबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जो आपकी रिसर्च, जो आपकी फाइंडिंग्स आए हैं वो रिलायबल है या नहीं है, वो विश्वसनीय है या नहीं है। देन हम बात करते हैं डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, है ना। जैसे कि रिसर्च की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी रेप्लिकेट की। तो जब आपकी जो केस स्टडी होती है उसको रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए ये एक डिमेरिट के फॉर्म में आती है केस स्टडी के अंदर कि डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। देन हम बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। जो आपकी केस स्टडी होती है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि एक ही यूनिट पे हम लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर करके लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करते हैं केस स्टडी के फॉर्म में। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं तो हम उस पर बहुत काफ़ी लंबे समय तक काम करते रहते हैं, तभी हम बेहतर रिजल्ट्स निकाल के ला पाते हैं। इसीलिए जो केस स्टडी होती है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव मानी जाती है, और ये इसका एक डीमेरिट भी है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट क्या है, नो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सेकेंड है अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल, पॉपुलेशन कभी कभी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। रिलायबिलिटी में भी क्वेश्चन, रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, केस स्टडी को रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। देन है टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। तो ये है आपकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसी के साथ हमने केस स्टडी अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर जो आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ केस स्टडी एंड टाइप्स ऑफ केस स्टडी पढ़ी थी।
आज की वीडियो में हमने स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग केस स्टडी एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े। तो इसी के साथ आपकी केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के साथ। तब तक आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनको देखिए और उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जिससे आप एग्जाम में जब आपको एप्लीकेशन मोड के क्वेश्चंस मिले तो आप उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। और अगर जो वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।